आज हम लोग बात करेंगे 12वीं क्लास के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 4 की, यानी विद्युत रसायन के चौथे लेक्चर में हम लोग हैं। इसमें आज हम लोग को पढ़ना है कोलराउस नियम के अनुप्रयोग। इसके पहले कोलराउस का नियम आपको बताया गया था, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके अनंत तनुता पर आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये कोलराउस का नियम है। इस नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं। मुख्य अनुप्रयोग लगभग 3 हैं। 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं। पहला अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा अनुप्रयोग है दुर्बल विद्युत अपघट्य की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में। और तीसरा ये एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्य का आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो ये 3 मुख्य अनुप्रयोग हैं। कोलराउस के नियम की सहायता से प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है डायरेक्ट, लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्य की गणना प्रबल विद्युत अपघट्यों की सहायता से की जाती है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात किया जा सकता है। अनंत तनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता समान आयनों वाले प्रबल विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता से की जाती है। यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य की गणना करने के लिए समान आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात होनी चाहिए। तो प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकताओं को जोड़ करके उसमें से एक प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता को घटा दी जाती है। इस प्रकार दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता ज्ञात हो जाती है। जैसे एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना सोडियम एसीटेट HCl और NaCl की सहायता से की जाती है। सोडियम एसीटेट HCl और NaCl ये तीन प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। इन तीनों में कुछ न कुछ आयन कॉमन है, वही है जो एसिटिक एसिड में है। तो एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए सोडियम एसीटेट और HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकताओं को जोड़ करके अनंत तनुता पर NaCl की मोलर चालकता को घटा देंगे तो एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना हो जाएगी। यानी सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता और HCl की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों के मानों को जोड़ करके NaCl को घटा देंगे। जैसे एक सवाल है NaCl, HCl और सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकताएं क्रमशः 126.4, 425.9 और 91.0 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर है। एसिटिक एसिड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करनी है। तो ये डायरेक्ट फार्मूले पर है। सोडियम एसीटेट की मोलर चालकता, HCl और NaCl की मोलर चालकता दिया गया है। एसिटिक एसिड पूछा गया है तो हमसे नोट कर लेंगे। सोडियम क्लोराइड की मोलर चालकता दिया है, HCl दिया है, यह सोडियम एसीटेट दिया है, एसिटिक एसिड पूछा जा रहा है। तो एसिटिक एसिड की मोलर चालकता बराबर अनंत तनुता पर सोडियम एसीटेट की अनंत तनुता पर मोलर चालकता प्लस HCl की मोलर चालकता माइनस सोडियम क्लोराइड की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, इन दोनों को जोड़ लेंगे। फिर इसमें से योग में से 126.4 माइनस करेंगे। इन दोनों को जोड़ने के बाद 516.9 आएगा। इसमें से 126.4 को घटाएंगे तो 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर होगा। इस प्रकार से समान आयन वाले प्रबल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की गणना की जा सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है अक्सर, यही न्यूमेरिकल पूछा जाता है। कोलराउस के नियम का दूसरा अनुप्रयोग है
दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा ज्ञात करने में, तो कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा ज्ञात की जा सकती है। आपको पता है कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन 100% नहीं होता है, कम मात्रा में होता है। तो यदि किसी निश्चित सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डा एम सी हो और अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता लैम्डा एम इनफाइनाइट हो, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन की मात्रा अल्फा का मान इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। किसी निश्चित सांद्रता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को लैम्डा एम सी से प्रदर्शित किया जाता है और अनंत तनुता पर मोलर चालकता को लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित किया जाता है। आयनन की मात्रा को अल्फा से दर्शाया जाता है। तो आयनन की मात्रा अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन सी अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी किसी निश्चित सांद्रता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता और अनंत तनुता पर उसकी मोलर चालकता का अनुपात ही आयनन की मात्रा अल्फा के बराबर होता है। इसी प्रकार तीसरा एप्लीकेशन है दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन स्थिरांक ज्ञात करने में। तो कोलराउस के नियम की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्ट के आयनन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। आयनन स्थिरांक को K से प्रदर्शित किया जाता है, या अगर अम्ल है तो Ka से प्रदर्शित किया जाएगा, क्षार है तो Kb से प्रदर्शित किया जाएगा। आयनन की मात्रा को अल्फा से प्रदर्शित किया जाता है। ये हम लोग जानते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघट्ट का आयनन कम मात्रा में होता है। यदि उसके आयनन की मात्रा अल्फा हो और सांद्रता C हो, तो ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार आयनन स्थिरांक Ka बराबर होता है C अल्फा स्क्वायर अपान 1 माइनस अल्फा। ये ओस्टवाल्ड के तनुता नियम से ये फार्मूला लिया गया है। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं फ्रॉम ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ओस्टवाल्ड के तनुता नियम के अनुसार कि आयनन स्थिरांक Ka बराबर C अल्फा स्क्वायर होता है और अल्फा का मान यहाँ देखा गया है, अल्फा बराबर मोलर कंडक्टिविटी एट कंसंट्रेशन C अपान मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। यानी अल्फा का मान यहाँ से ले लेंगे, अल्फा का मान यहाँ भी रख देंगे, यहाँ भी रख देंगे, तो हमारा फार्मूला आएगा Ka बराबर C इंटू लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस लैम्डा एम सी अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, तो फाइनल फार्मूला ये आएगा Ka बराबर C लैम्डा एम सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट इंटू लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम सी। इस प्रकार से किसी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की आयनन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। अब इसके बाद है विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में इसके कुछ मूल कंसेप्ट को जानना होगा कि पहले तो इसकी परिभाषा जानेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस होती क्या है। विद्युत धारा के द्वारा किसी विद्युत अपघट्ट का अपघटन विद्युत अपघटन कहलाता है। यानी कोई विद्युत अपघट्ट को जब विद्युत धारा के माध्यम से उसको तोड़ा जाता है आयनों में, तो ये क्रिया विद्युत अपघटन कहलाती है। यानी किसी विद्युत अपघट्ट का विद्युत धारा द्वारा अपघटन करना विद्युत अपघटन कहलाता है या इलेक्ट्रोलिसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया इलेक्ट्रोलिटिक सेल में या विद्युत अपघटनी सेल में कराई जाती है। इस विद्युत अपघटन की क्रिया में विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, अर्थात ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का परिवर्तन केमिकल एनर्जी में होता है। विद्युत अपघटन की क्रिया नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए प्रयुक्त होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं। यहाँ पर एक टर्म आया है नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः, जो रासायनिक अभिक्रिया स्वतः होती है, अपने आप होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को
स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और जो अभिक्रियाएं स्वतः नहीं होती हैं उनको किसी बाहरी माध्यम के द्वारा कराया जाता है, ऐसे अभिक्रियाओं को नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस की क्रिया जो है नॉन स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए प्रयुक्त होती है, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए नहीं। जैसे NaCl का विद्युत अपघटन एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इसलिए मोल्टेन NaCl का विद्युत अपघटन इस प्रकार कराया जाता है। NaCl लेंगे, पिघला हुआ मोल्टेन NaCl, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो सोडियम बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। सोडियम जो है कैथोड पर बनता है एट कैथोड, और क्लोरीन गैस जो है एनोड पर मुक्त होती है एट एनोड। ये क्रिया जो है इस प्रकार होती है, माने इसकी क्रिया विधि या मैकेनिज्म की बात करेंगे तो जब सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन किया जाता है तो सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है। सोडियम आयन कैथोड पर जाकर के रिड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके सोडियम परमाणु में बदलता है, और क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्लोरीन में परिवर्तित होता है। तो सोडियम आयन का सोडियम में परिवर्तन रिडक्शन कहलाता है, अपचयन कहलाता है, और अपचयन की क्रिया कैथोड पर होती है। जबकि क्लोराइड आयनों का क्लोरीन गैस में परिवर्तन ऑक्सीकरण कहलाता है, ये क्रिया एनोड पर होती है। इस प्रकार मोल्टेन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम बनता है और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब इसके बाद है क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, यानी विद्युत अपघटन के दौरान उत्पाद बनने की क्राइटेरिया क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। जैसे अगर कोई मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट है, गलित विद्युत अपघट्य है, तो उसमें केवल दो ही आयन बनते हैं, एक ही धनायन होता है और एक ही ऋणायन होता है। लेकिन जब जलीय विलयन होते हैं तो धनायनों की संख्या एक से ज़्यादा हो जाती है और ऋणायनों की संख्या भी एक से ज़्यादा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कौन सा धनायन अपचयित होगा और कौन सा ऋणायन ऑक्सीकृत होगा, यह एक विषय बन जाता है। तो इसके लिए इसकी जानकारी प्राप्त करना क्राइटेरिया ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इस हेडिंग के अंतर्गत इस प्रोडक्ट फॉर्मेशन की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसमें पहला टप ये पॉइंट ये जानना होगा कि कैटायन का कैथोड पर रिडक्शन होता है, धनायन का कैथोड पर अपचयन होता है, जिसको CCR के माध्यम से याद कर लेंगे। जलीय विलयन में वह कैटायन, मैंने अभी बताया गया कि जलीय विलयन में एक से अधिक प्रकार के धनायन और एक से अधिक प्रकार के ऋणायन बनते हैं। तो अगर जलीय विलयन में कैटायन ये कई धनायन हैं तो वह धनायन अपचयित होता है जिसका मानक अपचयन विभव मतलब E0 मान H2O से अधिक होता है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिस धातु का E0 मान हाइड्रोजन से अधिक होगा वह धनायन पहले रिड्यूस होगा, और जिस कैटायन का E0 मान H2O के E0 मान से कम होता है वह धनायन, तो ऐसी परिस्थिति में H2O का अपचयन होता है, धनायन का अपचयन नहीं होता है। तो एक बार फिर सुनेंगे कि जलीय विलयन में वह धनायन रिड्यूस होता है जिसका E0 मान H2O के E0 मान से अधिक होता है। अगर उस धनायन का E0 मान H2O के E0 मान से कम होता है तब वह धनायन अपचयित नहीं होता है बल्कि H2O अपचयित होता है। इसी प्रकार एनायन का ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, एनायन का एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इसको AAO के माध्यम से याद करेंगे। जलीय विलयन में वह एनायन ऑक्सीडाइज होता है जिसका E0 मान H2O से कम होता है। अगर ऋणायन का E0 मान H2O से अधिक हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में एनायन का ऑक्सीकरण नहीं होगा बल्कि H2O का ऑक्सीकरण होगा। तो ये मुख्य क्राइटेरिया हुए प्रोडक्ट फॉर्मेशन के। अब इसके बाद है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग क्या है। विद्युत अपघटन के बहुत ज़्यादा अनुप्रयोग हैं, ज़्यादा एप्लीकेशन इसका। इसमें से 3 मुख्य एप्लीकेशन हम लोग डिस्कस करेंगे।
पहला है विद्युत लेपन में, दूसरा गैल्वेनाइजेशन में और तीसरा है मेटल प्यूरिफिकेशन में, धातुओं के शोधन में। तो पहला एप्लीकेशन है ये विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। विद्युत अपघटन की क्रिया द्वारा एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया इलेक्ट्रोप्लेटिंग या विद्युत अपघटन कहलाती है। जैसे किसी वस्तु को आकर्षक दिखने के लिए और संक्षारण से बचाने के लिए कॉपर का, आयरन इत्यादि धातुओं का पर सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, इन सब धातुओं की परत चढ़ाई जाती है। लोहे की चादरों पर टिन धातु का लेपन किया जाता है, टिन धातु की परत चढ़ाई जाती है, क्योंकि टिन जो है आयरन की तुलना में कम क्रियाशील होता है। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। संक्षारण से बचाने के लिए आयरन के ऊपर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, यह क्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। तीसरा अनुप्रयोग है धातुओं के शोधन में। विद्युत अपघटन के द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। जिस धातु का शोधन करना होता है उस धातु का एनोड बनाया जाता है, कैथोड है, और इम्प्योर धातु का एनोड बनाया जाता है। प्योर धातु का कैथोड बनाया जाता है और इम्प्योर धातु का एनोड बनाया जाता है। तो इस क्रिया द्वारा धातुओं का शोधन किया जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में 3 मेन एप्लीकेशंस हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है, गैल्वेनाइजेशन है और मेटल प्यूरिफिकेशन है।